हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और साथ ही ये ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत सारा मार्क्स दे के जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम बढ़ते हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। ए रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर मतलब हुआ आपका आयताकार। ठीक है, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड एन वर्टिकल लाइंस। अब देखिए इसमें हम एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं आपके लिए। थोड़ा सा डेफिनेशन क्या है कि हम ज़्यादा लॉन्ग लिखा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा हम डीप गए हुए हैं, तो यहाँ से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन इसको समझिए आपका कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे है क्या बात। ए रेक्टेंगुलर एरे एम एन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होता है? कॉल्ड रो। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइंस होता है वो होता है कॉलम। हॉरिजॉन्टल क्या हुआ कि अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो लाइन होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। इस बात को आप ऐसे याद रखें, जैसे हम सोते हैं, आप ऐसे कोई ऐसे पीस हो जो कि खड़े खड़े सो जाते हो, तो भाई जब भी हम सोते हैं इस तरह से सोते हैं, इस शेप में, जिस शेप में बेड रहता है हमारा, तो वो लाइन क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो। और वर्टिकल जो जैसे कि पोल देखते होंगे आप, वो क्या होता है? वर्टिकल होता है। ठीक है, तो वर्टिकल होने का मतलब क्या हुआ कि अर्थ के सरफेस के अकॉर्डिंग 90 डिग्री एंगल बनता हो, तो वो वर्टिकल हुआ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हुआ आपका वो होगा रो, एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड, वो वर्टिकल लाइंस होगा वो क्या होगा? कॉलम। इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गया आपका कि m जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को, और n क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे, इट इज इनक्लोज्ड बाय, इस दोनों सिंबल से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, each of the mn numbers consisting the matrix called n order is called each of the mn numbers consisting the matrix called an element or entry of the matrix। तो इसमें जितना एलिमेंट जो होगा वो m by n करने पे जो हमको प्राप्त होगा, इसका ऑर्डर देखिए क्या हो जाएगा? m by n। तो ये आपका क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। ठीक है, अब इसको जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिलेगा m by n, वो हमारा क्या होगा? एलिमेंट होगा। ठीक है, और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब इस बात को हम एग्जांपल लिखते हैं और बेहतर इससे समझते हैं। ठीक है, नोट कर लें तब तक यहाँ तक। तो यहाँ पे आप देखिए एक मैट्रिक्स लिखे हुए हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ से देखिए m जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? रो को। n किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। ठीक है, और इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m बाई n। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रो को और फिर उसके बाद लिखते हैं हम कॉलम को। तो इस मैट्रिक्स ए के लिए देखिए आपका रो कितना है? रो जो होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको बोलते हैं हम रो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल, तो कितना हुआ रो? नंबर ऑफ रो कितना हो गया? 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स क्या होता है? वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल लाइंस कितना है? ये एक वर्टिकल लाइन एक हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इससे क्या पता चला इसमें कितना वर्टिकल लाइन है? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा कि जैसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m बाई n से। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या? जैसे m बाय n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका m कितना हुआ? 2, और कॉलम कितना हुआ? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे, अगर ये 2/3 लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर जो है ये 2 रो है इस मैट्रिक्स में और 3 कॉलम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब इस मैट्रिक्स को देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है? रोज, यानी कि रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए कितना है? पहला हॉरिजॉन्टल ये, यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से। ठीक ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये वाला हुआ हॉरिजॉन्टल, और ये वाला क्या होता है? वर्टिकल। ठीक है, ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल और ये हुआ आपका वर्टिकल। तो वर्टिकल कितना है? तो 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? देखिए यहाँ पे कितना, इसका पहले क्या लिखते हैं रो को, तो यानी कि 3, और फिर बाद में लिखते हैं कॉलम यानी 2, यानी कि 3/2 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्डर लिखते हैं। अब यहाँ पे एक बात आता है एलिमेंट का, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? क्या करते हैं? इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/3 कितना हुआ? 6, और इसका नंबर, टोटल नंबर ऑफ
एलिमेंट, ये भी कितना हो जाए 3/2 = 6। तो यहाँ से इस तरह से देखिए क्या होगा कि हम लोग अच्छे से मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करती है हम लोग देख लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो किस तरह से मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है उस बात को हम पहले ध्यान से देखते हैं। इन जनरल ए मैट्रिक्स AM/n मैट्रिक्स ए में बी रिटर्न एज, किसी मैट्रिक्स हम किस तरह से लिखते हैं, ये लिखने का क्या पर्पस है इसके हम पहले बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहले रो को पहले को सबसे पहले क्या होता है भाई साहब कि आप पहले जो लिखते हो ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का M/n लिखते हैं। तो M/n लिखने का मतलब क्या होगा कि पहला वाला क्या होगा आपका रो होगा और n आपका क्या होगा कॉलम होगा, ठीक है। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लिखते हैं तो पहला वाला हिस्सा उसका क्या होता है वो रो होता है और बाद वाला कॉलम होता है। अगर यदि ये A11 है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पहला वाला हिस्सा क्या है रो है और बाद वाला हिस्सा क्या है कॉलम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं इसको A11 मत पढ़ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में A12 लिखा हुआ है भाई साहब, तो इसका मतलब क्या हुआ ये रो है और ये क्या है कॉलम है, ठीक है। अगर यदि A31 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ ये रो है और ये बाद वाला क्या है कॉलम है, ठीक है। तो A11 यानी कि पहला रो पहला कॉलम, तो देखिए आप पहला रो और ये पहला कॉलम। A12 लिखने का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये 13 का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और इसी तरह से A1 लिखा हुआ है 1n, तो इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो और ये nth कॉलम हुआ। कौन सा कॉलम हुआ nth कॉलम, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आप इस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर को देखिए, ये सेकंड रो है आपका और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। ये क्या हुआ सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से क्या हुआ सेकंड रो और nth कॉलम, ठीक है। आई जो है इस तरह से क्या हुआ I1 यानी कि ith रो और फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम, ठीक है। इसी तरह से हुआ ith रो nth कॉलम। अब इसको देखिए इस M1 का मतलब क्या हुआ, M1 का मतलब कि ये जो हुआ mth रो और ये फर्स्ट कॉलम क्या हुआ और ये हुआ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और ये देखिए M2 का लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा रो है mth रो और ये सेकंड कॉलम। और ये mn लिखने का मतलब क्या हुआ भाई साहब कि ये mth रो है और ये nth कॉलम है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी था आपके लिए। अगर यदि आप ऐसा ना समझ सके हो तो फिर से पीछे जाइएगा और फिर से इसको देखिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, कंसीडर द मैट्रिक्स A = 2 - 3 5। तो इस मैट्रिक्स को कंसीडर करना है, यानी कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को देखिए आपसे अगर यदि पूछा जाए A11, अच्छा एक चीज़ बताओ भाई साहब आप इसका कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो इसमें रो कितना है, 2 रो है। रो का मतलब क्या हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम का मतलब क्या होता है वर्टिकल लाइन। तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका रो हो जाएगा यानी कि m बराबर हो जाएगा आपका 2 और n हो जाएगा आपका 3। इसका ऑर्डर को हम कैसे रिप्रेजेंट 2/3, ठीक है। ये भी क्लियर होगा। अब आप देखिए आप A11 इसमें होगा, A12 होगा और A13, ठीक है। और A21 A22 A23, ठीक है। अब देखिए A11 लिखने का मतलब क्या हुआ कि इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम में क्या है आपका 2, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या भाई साहब -3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम क्या है 5, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो आप ये हुआ आपका सेकंड रो और ये हुआ फर्स्ट कॉलम क्या आएगा यहाँ पे 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 और सेकंड रो थर्ड कॉलम पे क्या हुआ -2। तो ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स को एलिमेंट को डिटरमाइन करते हैं, इसको नोट कर लें। तो अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना अपन खींचना, ठीक ना। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij = I + 2j। तो हम क्या इसको सॉल्व कर रहे थे, कैसे सॉल्व करें। A इज़ अ 3/2 मैट्रिक्स दैट इज, अब 3/2 मैट्रिक्स होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ रोज 3 होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 ही कॉलम होना चाहिए, तो 2 कॉलम हो गया। अब सेकेंड रो में आता है A21 A22 A31 A32। सबसे पहले ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हुआ, इसमें देखिए कितना रो है, 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो अब आपको क्या हुआ, मैट्रिक्स जो डिफाइन किया गया है Aij = I + 2j, ठीक है।
अब एक बात देखो भाई साहब, ए आई जे लिखने का मतलब क्या हुआ, ये आई जो होगा रिप्रेजेंट करेगा रो को, और जे जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसके पीछे भी कुछ लॉजिक हम बाद में अब चर्चा करते हैं उसके ऊपर। तो अब आपको निकालना A11, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना है 1 + 2j, तो 2 × 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 × 1 1, सॉरी 2 × 1 क्या हो, 2 + 1 3 हो जाएगा, A12, तो 1 2 × 2, तो ये कितना हो गया आपका 5, ठीक है। A21 देखिए, आई का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा 2, और जे का पुट करना पड़ेगा 1, तो यहाँ से कितना होगा 4। अब देखिए A22, तो आई का वैल्यू कितना है 2 और जे का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हुआ 6। अब देखिए A31, तो 3 + 2 × 1, तो कितना हो जाएगा भाई साहब 5। अब A32 देखिए आप, आई का वैल्यू 3, अब जे का वैल्यू कितना 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 7। तो अब यहाँ से क्या हुआ आपका मैट्रिक्स फाइंड, हेंस ए जो हुआ आपका 3 4 5 5 6 7। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किए, जो डिफाइन किया गया था Aij = I + 2j, ठीक है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए, और कॉन्सेप्ट वाइज ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको नोट कीजिए, एक और सवाल बनाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जो डिफाइन किया है इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से मैट्रिक्स क्या होगा 3/2 ऑर्डर का, यानी कि 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो हम 3 रो खींच रहे हैं, 2 कॉलम होना चाहिए, तो A31 A32, तो इस तरह से मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ से देखिए आपको हर एक एलिमेंट को फाइंड करना है, तो A11 करना होगा, तो 1/2, आई का वैल्यू कितना होगा 1 - 3j 3 × 1, ठीक है। तो 1/2, तो 1 - 3 कितना होगा -2, और मॉडुलस फंक्शन का खासियत है कि जो भी निगेटिव टर्म्स रहेगा बाहर निकल जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन अगर यदि -x है तो क्या देगा वो x, अगर यदि x है तो क्या देगा x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए A12 है, तो 1/2, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू कितना है 2। तो अब यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा -5। अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब A21 देखिए 1/2, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 1, तो -1 हुआ, तो सॉल्व करके क्या होगा 1/2। अब यहाँ से देखिए A22, ठीक है, तो 1/2, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू देखिए 3 × 2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा -4, और मॉडुलस से बाहर निकले तो क्या होगा 4/2 यानी कि 2, ठीक है। अब A31 देखिए, आई का वैल्यू कितना है 3 और जे का वैल्यू कितना होगा 3 × 1, तो अब सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0/2 तो 0 ही हो गया। अब A32, तो आई का वैल्यू कितना भाई साहब आपका 3 और जे का वैल्यू कितना 2, तो 3 × 2। तो अब अगर यदि आप इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा -3, और मॉडुलस से तो बाहर निकलेगा तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हम मैट्रिक्स फाइंड कर लिए, और ये मैट्रिक्स A जो होगा क्लियरली A = कितना है भाई साहब 1 1/2 0 5/2 2 और 3/2, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, और ये सवाल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। हम बढ़ते हैं आगे से। अब लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के विभिन्न प्रकार को। तो अब देखिए क्या हुआ, रो मैट्रिक्स। पहला क्या है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज नॉन एज रो मैट्रिक्स। मतलब जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होगा, 1 रो होगा, वो क्या होगा रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, ऑर्डर ऑफ ए। तो सबसे पहली बात क्या है भाई साहब, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही है, तो वो क्या हो गया आपका रो हुआ 1, और कॉलम इसका कितना कॉलम है 2 कॉलम, तो यानी कि 1/2। अब ऑर्डर ऑफ बी देखिए आप, तो ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज नॉन एज कॉलम मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स लिखे हुए हम ए, और ए जो लिखा हुआ है इसमें इसका रो कितना है 2 रो है और कॉलम 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। इसका रो देखिए 3/1, ठीक है। तो इस प्रकार से रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस था वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, इसको नोट कर लें। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है,
ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो और ए नल मैट्रिक्स। तो एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये कितना ऑर्डर का है, 1 by 1, और ये देखिए एक रो है और 2 कॉलम 1 by 2, और ये जो मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का है। तो आर नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, 1 by 2 एंड 2 by 2 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ क्रमशः। ठीक है, अब इसको देखिए आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और देखिए ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n वेयर m इज नॉट इक्वल टू n इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो m किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और n क्या किसको रिप्रेजेंट करता है भाई साहब, कॉलम को। तो यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम एग्जांपल देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, यहाँ तक आप नोट कर लें। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, हमने 2 मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो इस मैट्रिक्स 1 के बारे में देखिए, यहाँ पे m कितना है, ये यानी कि इसका रो 2 रो है और इसमें 2 कॉलम, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसमें देखिए ये क्या है कि इसमें m और n क्या इक्वल, यानी कि 3 रो है और इसमें 3 कॉलम्स है। तो m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हुआ कि a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और ये b जो आपका है क्या है, b इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में याद रखेंगे इस बात को, ये इंपॉर्टेंट बात हुआ। और ये जो हुआ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, m इज इक्वल टू n इन अ मैट्रिक्स A if m is equal to n, A would be a square matrix। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस बात को नोट कर लें, हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह, ये क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम एग्जांपल लिखते हैं तो आपको शायद बेहतर क्लियर हो जाएगा कि क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए कि जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल, यानी कि डायगोनल को छोड़ के जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, ये क्या आपका डायगोनल एलिमेंट है। तो इसको छोड़ के जो भी बचा वो नॉन डायगोनल एलिमेंट हुआ। तो अब यहाँ से कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो देखिए वो कन्फ्यूज़न क्या होगा कि अब जैसे मान के चलिए कोई स्क्वायर है तो इसका डायगोनल इधर से भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि सर चलिए ये तो ठीक है, आप ये बात बोले कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना, मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और जो डायगोनल वाला पार्ट वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप डायगोनल वाला पार्ट देखें तो 3 4 5 आप इस बात को सहमत हो गए। लेकिन आपके मन में एक सस्पेंस हो सकता है कि सर ये वाला तो इसमें तो जीरो, इसमें जीरो है, तो यहाँ पे परेशानी हो सकता है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, इस बात को नोट कर लेंगे। डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, वो क्या क्या होता है, ये होगा आपका A11, A22, A33, A44, और इस तरह से क्या क्या होगा ANN। और एक बात यहाँ से देखिए क्या होगा कि I इज इक्वल टू J होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे ये एलिमेंट देखिए 3 जो है वो क्या है, A11 3 है आपका, A22 कितना है 4, A33 कितना है 5। तो यहाँ से क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे A11 है तो I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए इसका I और J दोनों क्या इक्वल है, I और J क्या है इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये वाला हिस्सा ही क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट होता है, और बाकी जो रेस्ट बच गया वो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स जो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या वो चीज़ देखते हैं हम। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो, तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, एवरी यहाँ पे नॉन डायगोनल लिखिए। ठीक है, एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो
एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। तो एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट क्या है, इस लाइन को देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इज नॉन एज अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या क्या डायगोनल वाला पार्ट देखिए क्या इक्वल है, इस वजह से, और उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0, ठीक ना। तो ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है इसका, 2 रो 2 कॉलम है, तो ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। तो देखिए आप पहले करना आपको क्या है कि पहले जो हम बात लिखें उसको पहले ध्यान से और बारीकी से समझना है, सुनना है पहले उसको, ठीक ना, सुनना और समझना है। फिर उसके बाद जब हम बोल देंगे नोट कर लीजिए, तब उसका लास्ट में आप नोट कीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब देखिए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को बोलते हैं तत्समक अवयव, शायद यही होगा, ठीक ना, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले हैं तो तत्समक अवयव। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0 एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, तो इट इज़ नॉन एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो, और डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स लिख रहे हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो वो 0 हो, और डायगोनल वाला जितना भी एलिमेंट क्या होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसके अतिरिक्त क्या है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है, तो अब देखो इस मैट्रिक्स को, इसका डायगोनल एलिमेंट 1 है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, 0। अब इस मैट्रिक्स को देखिए, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है, और जो रेस्ट बच गया वो क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लें, हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कि तीनों मैट्रिक्स में क्या क्या, कैसे हम पहचानेंगे। पहले हम लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और उसके बाद स्केलर और आइडेंटिटी। तीनों मैट्रिक्स के एग्जांपल को हम देखते हैं, और ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। ठीक है, अब देखिए इस मैट्रिक्स को, यहाँ पे क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो सिर्फ हम यहाँ पे यही चेक करेंगे कि डायगोनल वाला एलिमेंट क्या है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो क्या है वो 0 है, तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है भाई साहब कि आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होगा ही, लेकिन जो डायगोनल वाला एलिमेंट क्या होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। हम डायगोनल मैट्रिक्स, जो ये स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या है कि हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसका डायगोनल वाला एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। डायगोनल वाला एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, और क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट के यूनिवर्सल सेट से, कि ऐसे अगर ये ऐसा है यूनिवर्सल सेट है ये। ठीक है, और U जो ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जैसे मान लीजिए आपका स्केलर है, तो ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही आपसे समझ में आ गया होगा, आपको अगर सेट का नॉलेज है तब, नहीं तो फिर आप उतना तक ही रहें। ठीक है, इसको नोट कर लें। नोट करने से पहले चीज़, जैसे हम मार्क किए तो आप भी मार्क नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, मार्क नहीं करना, वो आपको समझाने के लिए मार्क किया गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग मैट्रिक्स का जो वेरियस टाइप्स वो हम पढ़ लिए, हम उससे आगे आते हैं। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मतलब क्या होता है, कंपेरेबल जो वर्ड बना है वो वर्ड बना है कंपेयर से। किससे बना है, कंपेयर। कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना। ठीक ना, तो भाई साहब अगर यदि हम तुलना करते हैं किसी से, तो तुलना करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास में कम से कम 2 या 2 से अधिक कोई वस्तु, ठीक ना, जिससे हम तुलना करें होना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि कोई अकेले में तुलना करेगा। तो देखिए एक बार क्या हुआ था
एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने क्लास में एग्ज़ाम दिया, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, वो क्या किया उसने 25 मार्क्स लाया। तो वो बच्चा इतना, उसका रोल नंबर आया तो 1 आया, क्योंकि बच्चा अकेले था क्लास में, इकलौता मतलब उस क्लास का इकलौता बच्चा था। तो पूरा पार्टी उटी दिया सबको, घर में भी आके पूरा पार्टी दिया। पापा पूछ रहे क्या बात है, तो बोलते कि हम क्लास में मेरा रोल नंबर 1 आया, सब कोई खुश। लेकिन पिताजी बोले कि बेटा रिपोर्ट दिखाना अपना। रिपोर्ट देखा, देखते उसका बच्चा फेल है। अब यहाँ पे हुआ क्या उस बच्चे के साथ, बच्चे तो अकेले था, इस इकलौते होने की वजह से क्लास में टॉप कर गया। तो जब अगर कंपेयर होगा तब ना कुछ होगा। तो कंपैरिजन मैट्रिक्स क्या होता है, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स। जब कंपेयर होगा तो कंपेयर से वर्ड बना कंपेरेबल, यानी कि कंपेयर प्लस एबल, यानी कि कंपेरेबल, ठीक है। तो तुलना के योग। तो 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंपेरेबल। तो 2 मैट्रिसेस क्या होगा, ए और बी कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा इफ दे आर द सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, सेम होगा, तभी हम दोनों मैट्रिक्स से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे इस मैट्रिक्स ए और बी को देखिए आप, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए आपको भी समझ में आ रहा है, आप जज कर सकते हैं 2/3 है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ बी देखो भाई साहब, ये भी क्या है 2/3, ठीक है। तो अब ऑर्डर सेम है तभी दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा, ठीक ना। अब एक बात देखो, एक चीज़ हम बताएं नहीं आपको पहले, तो ये जो वर्ड है मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का प्लूरल, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। क्या होता है, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लूरल। तो जहाँ भी मैट्रिसेस आएगा तो आप कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मैट्रिसेस है क्या, ठीक है। तो आप यहाँ तक क्या कर लें, इसको नोट कर लें, हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स का। देखिए इक्वल मैट्रिसेस होता क्या है कि 2 कंपेरेबल मैट्रिसेस ए एंड बी, यानी कि 2 मैट्रिसेस है ए और बी, आर सेड टू बी इक्वल व्हेन ए इज इक्वल टू बी। तो ए इज इक्वल टू बी तो होगा ही भाई जब इक्वल मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। तो अब उसके बाद क्या, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ कि 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तब कहलाता है जब वो क्या कंपेरेबल और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करना चाहिए इक्वल। अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। तो अब देखिए यहाँ से, जैसे यहाँ पे 5 का पोजीशन है, 5 का पोजीशन क्या होगा A11, और ये मैट्रिक्स ए तो A11 रेंडमली में से लिख दे रहे हैं। अभी क्या होगा B11, तो यानी कि पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है, इसमें पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है। तो यहाँ से y के इक्वल क्या हुआ 5, और z के इक्वल क्या हुआ 3, और x देखिए x का पोजीशन क्या है, ये दूसरा रो और पहला कॉलम, ठीक है। और इसमें देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, एक, तो x के बराबर क्या हुआ 1। अब देखिए यहाँ पे ये, अब तो ये तो निकालने का है नहीं। अब देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम एलिमेंट क्या है 7। अब यहाँ पे देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम एलिमेंट क्या है 7। तो अब इस वजह से क्या हुआ, ये मैट्रिक्स का इक्वल मैट्रिक्स है। अगर यदि मान लीजिए आपके मन में कभी आया कि ऐसा आ सकता है कि सर अभी तो चलिए 7 है, अगर यदि कहीं 6 रहता, तो भाई साहब अगर यदि यहाँ पे 6 रहता तो ये इक्वल मैट्रिक्स ही नहीं होता, हम चर्चा ही नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से मजाक नहीं किया जाता है बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब देखिए हम कैसे एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड किए हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए वो इक्वल होना चाहिए, इस वजह से तब जाकर के मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा। इसको नोट कर लें। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक ना, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या होगा, अब आप एक्स का वैल्यू देखिए, एक्स का पोजीशन देखिए कौन सा पोजीशन, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो आप इस मैट्रिक्स को देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा भाई साहब 1। अब y का वैल्यू फाइंड करना, तो y देखिए कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हुआ आपका 4। अब z देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा भाई साहब 3, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे इसको नोट करें, दूसरा सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए आप, यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बाय कंपेरिजन तुलना करते हैं भाई साहब, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ठीक है। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल सी लॉजिक है कि आप ऐसा करो कि इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट यानी घटाते हो तो आपका क्या होगा, x और z कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा y मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में अगर आप इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करते हो घटाते हो तो आपको y z कैंसिल हो, क्या बचेगा x मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से x और y निकाले, और z निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट कर दोगे आपको मिल जाएगा। हम देखिए कर रहे हैं फ्रॉम 1 माइनस सेकेंड, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 5। तो उतना को हम
एक्स प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 4, ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए y का वैल्यू कितना हुआ 4। अगेन आप क्या करो, इक्वेशन 1 में क्या करो आप इक्वेशन थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस थर्ड क्या आपका y प्लस जेड 9 माइनस 7, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, ठीक है। x बराबर 2 हुआ। अब यहाँ से करो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एक्स वाई का मिल गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 2 4 जेड, जेड बराबर क्या हुआ 3, x बराबर मिला में 2, y 4 और z मिला 3, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने सारा वैल्यू को फाइंड कर लिया। अगर यदि आपको डाउट होता है आंसर के ऊपर कि क्या पता ये आंसर मेरा सही है या गलत है, तो आप क्या करो, इस वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हैं। जैसे x का वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 पुट किए, y का वैल्यू कितना है 4 और z का 3, तो 9 हुआ, ठीक है। अब x z को चेक करना है तो 2 पुट करेंगे और यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 2 3 कितना हुआ 5, ये भी एग्जिस्ट कर गया। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 3 पुट किए तो 7 हो गया, ये भी एग्जिस्ट कर गया। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चेक भी कर सकते हैं आराम से, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा ही जाएगा, ठीक ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। अब क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं हम। फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 7 है, तो पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, तो पॉसिबल ऑर्डर देखिए, तो ऐसा हो सकता है कि एक मैट्रिक्स में एक रो और एक ये 1 रो और 7 कॉलम्स हो, ऐसा पॉसिबल है। इसके अतिरिक्त ये पॉसिबल है कि 7 रो और 1 कॉलम्स हो, इसके अतिरिक्त और कुछ पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, 2 होगा, एक ये, ठीक है। अच्छा एक बात आप ध्यान रखो, ये 7 को ध्यान से आप देखो, तो ये 7 क्या है, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको कन्फ्यूजन हो रहा है, प्राइम नंबर या ध्यान में नहीं आ रहा, तो वो होता है प्राइम नंबर क्या, अभाज्य संख्या। तो 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है 1 से और इटसेल्फ, क्या इटसेल्फ, यानी कि 1 से और स्वयं से विभाजित होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है 1 से और स्वयं से ये विभाजित होता है। तो इसके अतिरिक्त और ये पॉसिबल तो है नहीं, किसी से ये डिवाइड होगा, तो 1 और 7, तो अब इसको मल्टीप्लाई हम किस तरह से कर सकते हैं, 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1, ठीक है। तो जितना भी प्राइम नंबर होगा क्या होगा, जितना प्राइम नंबर होगा, अगर किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा 2, ठीक ना। तो यहाँ से हमने लिखा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैविंग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एज प्राइम नंबर देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 2। यदि किसी मैट्रिक्स में ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको इस लाइन को नोट कर लें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट्स। तो भाई साहब क्या होगा 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, और ऐसे भी देखो भाई क्या है कि ये 13 जो क्या प्राइम नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ठीक है, नोट कर लें इसे। हाँ भाई देखो इस क्वेश्चन को, तो इस बार क्या है कि टोटल एलिमेंट कितना 12 है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह रिपीट हो रहा है ये भी। तो अब कुछ कलाकार ऐसे होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर भाई साहब कितना होगा, हाँ तो बोल देना कि उधर से 2 लात खाओगे बेटा फिर। अब देखते हैं सबसे पहले पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 1 रो और 12 कॉलम हो, 2 रोज एंड 6 कॉलम्स, 3 रो एंड 4 कॉलम्स, 4 रो एंड 3 कॉलम्स, 6 रो एंड 2 कॉलम्स, 12 रो एंड 1 कॉलम्स, ठीक है। अच्छा कोई कलाकार तो नहीं ना सर, ये दोनों तक के रिजल्ट दे रहा है 1 इंटू 12 12 12 इंटू 1 1, भाई साहब दोनों में डिफरेंस है, ये क्या है रो है ये कॉलम, इसमें क्या 12 रो हो गया 1 कॉलम्स हो 1 कॉलम हो गया, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या है भाई साहब कि 2 2 4 1 5, यानी कि 5 हो गया,
ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो इस वीडियो को यहाँ तक देखे, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय दिए। और एक चीज़ तो क्लियर होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का क्या क्या किस तरह का डेफिनेशन था, किस तरह का टाइप होता है, हम सारी चीज़ से रूबरू हो गई। ये इंट्रोडक्शन था पहला चैप्टर के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा वो एनसीईआरटी का 3.1 है। तो 3.1 बनाने के पहले आपका ये थ्योरी वाला पार्ट था। अगर ये थ्योरी क्लियर नहीं हो पाया तो आप ये उम्मीद भी नहीं कीजिएगा कि आप 3.1 का सवाल भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।